नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कल हमने प्राथमिक उपचार का पार्ट 1 पढ़ा था और आज थोड़ा सा चैप्टर बाकी रह गया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए सोचा कि थोड़ा सेकंड पार्ट इसका बनाते हैं। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, अभी टेक्निकल हेल्पर का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ें और कांस्टेंट होकर जब भी आप वीडियो देखें, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जब इच्छा हो तो वीडियो देखें, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती वीडियो देखें, पर जब भी देखें पूरे कांस्टेंट होकर देखें, कुछ समझने की कोशिश करें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, बताएं अगर आपको कोई समस्या है या किस तरह हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका सजेशन दें। और ये कहना चाहता हूँ कि आपके लाइक से हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें उत्साहवर्धन मिलता है कुछ अच्छा करने के लिए। मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा कैसे करूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम से कम लाइक तो करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और उससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर हम यहाँ पर बोर्ड प्रदर्शित करें। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं पार्ट 2 स्टार्ट। तो साथियों, हमने कल प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ा और अब हम उसके नियम पढ़ते हैं। प्राथमिक उपचार के कौन कौन से नियम हैं। प्राथमिक उपचार करना चाहिए पर उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है। ऐसे नहीं कर देना चाहिए जैसे कि कोई बंदा है, वो उसको नॉलेज नहीं है फर्स्ट एड का, ऐसा नहीं वो स्टार्ट कर दे। उससे क्या होता है, कई बार बहुत ही बड़ी हानि हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इसके नियम हैं, हमें नियम के अनुसार हम चलते हैं। साथ ही इसमें जो पहला नियम है वो है पैनिक नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट एड जो करता है उसको पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम घबराए नहीं। घबराएं नहीं। तो दोस्तों, अभी समझो आराम से। जब फर्स्ट एड जो करता है, अगर वो फर्स्ट एड करने वाला आदमी घबरा जाएगा तो क्या इलाज करेगा? वो और स्थिति को और खतरनाक कर सकता है। जब ब्लड देखा, एक्सीडेंट हुए और वहाँ जाके वो खुद ही रोना पीटना स्टार्ट कर दे तो माहौल और ख़राब हो सकता है। वो ये देख के जो विक्टिम है, जो घायल व्यक्ति है, वो और अधिक परेशानी में आ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसको घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शांत और स्थिर दृष्टिकोण रखता हो, जो दिमाग से शांत होना चाहिए और स्थिर दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। मैनेज कर सके, जो वातावरण है उसको मैनेज कर सके, इस तरह का उसका वे होना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम को सोल्व करने में मदद का माहौल बनाए। वहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। और अगर जो बंदा घबराता है तो उसके लिए तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे वातावरण से दूर ही रहे, उसको चला जाना चाहिए। अगर वो ब्लड देखे, कई लोग होते हैं जो घबरा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको वो पैनिक होगा और वह स्थिति और ख़राब कर देगा घायल की। तो उनको ऐसी जगह से दूर चला जाना चाहिए, कोई प्राथमिक उपचार नहीं देना चाहिए। दूसरा इसका नियम है, क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए। कॉल मतलब फ़ोन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? मेडिकल इमरजेंसी में। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत कॉल करना चाहिए जब हम ऐसी स्थिति देखते हैं। अपने जो राजस्थान, इंडिया में क्या है, 108 पे या फिर पुलिस को 100 नंबर पे। एम्बुलेंस का 108 है और पुलिस का 100 नंबर है। सबसे पहले जब हम ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ पर दुर्घटना है, फर्स्ट एड की आवश्यकता है, आप कर सकते हो तो ठीक है। अगर आप फर्स्ट एड नहीं जानते तो आप तुरंत क्या करना चाहिए, 108 पे कॉल करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा नियम ध्यान रखो, हमें क्या करना चाहिए, मैं कॉल करना चाहिए। कहाँ पर? 108 में या फिर 100 नंबर पे, वहाँ पर हमें कॉल करना चाहिए। अगला है, तीसरा पॉइंट है जीवन रक्षक माहौल बनाना। जैसा मैं फर्स्ट पॉइंट में बताया था, थोड़ा जीवन रक्षक माहौल क्रिएट करना चाहिए। वहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आसपास माहौल कैसा है। ऐसे नहीं आप स्थिति, आपके द्वारा स्थिति बिगड़ जाए, वहाँ आप ही की धुनाई हो जाए, आप फर्स्ट एड दे रहे हो, तो इस चीज़ का वहाँ पर यह आभास हो जाना चाहिए फर्स्ट एड वालों को कि यहाँ पर फर्स्ट एड देना सुरक्षित है कि नहीं है। स्वयं के लिए भी, मरीज के लिए तो है सही, पर खुद के लिए भी ऐसा आभास हो जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति देखना चाहिए। और जो वहाँ का माहौल है उसको ऐसा फील होना चाहिए, जो विक्टिम है, जो घायल व्यक्ति है उससे जो रिलेटेड है, तो उनको भी ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं,
इसके जीवन को बचाने का प्रयास हो रहा है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माहौल अगर गर्म है वहाँ का, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी धुनाई भी हो सकती है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट इसका चौथा, नुकसान नहीं होना चाहिए, क्षति न पहुँचे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। आपको नॉलेज है तो ही फर्स्ट एड के काम में हाथ लगाओ। ऐसा नहीं है सीपीआर देना नहीं आता उसकी छाती पर चढ़ के और दबाने लग के सीपीआर देने लग गए। जब आपको नॉलेज नहीं है तो क्या हो जाएगा, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं, सती नहीं पहुँच, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ना करो भाई, जितना आपसे होता है आप वही करो। जो जैसे आपको सीपीआर देना नहीं आता तो सीपीआर मत दो, जितना आपसे हेल्प हो सकती है वो करो, इसमें ये है। और दूसरी बात क्या है साथियों, जैसे कि मान लो कि इसी पॉइंट के अंदर ये भी आता है कि जैसे कोई नुकीली चीज़ है वो शरीर में चुभी हुई है, चाकू चुभा हुआ है या कोई कील वील चुभ गई है, ऐसी स्थिति में मरीज को हिलाए डुलाए नहीं, या जब आप नहीं निकाल सकते तो उस ज़बरदस्ती मत करो। वो क्या होता है और ज़्यादा घाव कर सकती है, मरीज के ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकती है, उसे मौत के मुंह में डाल सकती है। तो जो आप कर सकते हो वो करें। और अगर आपके कंडीशन से बाहर आपके लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता, तो उसमें हाथ ना डालें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सती में ये आ जाता है कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट है या सिर में भारी चोट है तो उस मरीज को इधर उधर ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगला इसमें आ जाता है, आप ये काम रेगुलर करते रहो। मरीज को आश्वासन देते रहो। ऐसी स्थिति में देखो बहुत ही आवश्यक है। जब ये स्थिति होती है ना, हम तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जब गुजरती है ना तो उसी को पता है, तब पता चलता है फर्स्ट एड की क्या कीमत है। एक हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ अलग चीज़ है, और कभी जब ऐसी स्थिति आती है जब आंखों से देखते हैं ना, तब फर्स्ट एड का पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ फर्स्ट एड। तो अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। पुनः आश्वासन मतलब घायल को आश्वासन देते रहे कि यू आर ओके, यू आर ओके। आप इस तरह का आश्वासन दोगे तो मोटिवेट होता रहेगा। और अगला पॉइंट है, रक्त स्त्राव को क्या करें, अगर मरीज का रक्त स्त्राव हो रहा है तो उसे रोकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। रक्त स्त्राव का रुकना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर रक्त ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो सकता है, क्योंकि हमारे रक्त के द्वारा ही मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाता है। अगर रक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा तो बराबर रक्त जब मस्तिष्क में फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, और बेहोशी की कंडीशन बहुत बुरी कंडीशन होती है। ऐसी स्थिति में आदमी मर भी सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि रक्त स्त्राव को जितना हो सके जितना जल्दी रक्त स्त्राव को रोके। कैसे रोकेंगे? कोई कट गया तो हमारे पास जो अवेलेबल है, जो स्रोत अवेलेबल है, कपड़ा है, रुमाल है, शर्ट है, कुछ भी, उससे उसको खींच के बांधो ताकि वो उसका ब्लड सर्कुलेशन या प्रेशर करो ताकि उसका ब्लड बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा है ज़बरदस्ती, अगर मान लो कुछ कटवट लग गया या कोई चोट है तो कोई भी घर में क्रीम हो आदि ना लगाएं। क्रीम या दवा जब आपको पता नहीं है ना, दवा ना लगाएं। कब? कट या चोट की, अगर कोई जख्म है, या इसको आप जख्मी बोल सकते हो चोट को, चोट है, कट लग गया भारी, या कोई भारी जख्म हो गया, ऐसी स्थिति पे घर में कोई भी क्रीम पड़ी हो तो ऐसा नहीं कि किसी भी क्रीम को लगा दो। उससे क्या होगा, जो हमारे तंतु हैं त्वचा के वो नष्ट हो जाएंगे, उसमें जलन हो सकती है, तंतुओं में जलन होगी। उससे क्या होगा कि उस मरीज को और प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। आपको नॉलेज है, आपने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग कर रखा है तो आप उसी का यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में साफ पानी से साफ करो। अच्छा पानी लो, उससे साफ करो। और फर्स्ट एड बॉक्स में एक बहुत अच्छा रखा रहता है बैंडेज, इसको हम बैंडेड भी बोलते हैं। आप जानते होंगे कहीं खरोच वरोच लग जाती है तो 1 रुपये 2 रुपये मिलती है, हम चिपका लेते हैं
खरोच पर, तो वो जल्दी रिकवर हो। सबसे बेस्ट काम क्या करना चाहिए हमको, क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो साफ पानी से उसको धोना चाहिए, उसके बाद आप बैंडेज का यूज़ करें, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद साथियों क्या करना चाहिए, ये नियम है। और अब चलो ये तो करना चाहिए, ये सब तो करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नोट्स बनाइए साथियों। आपके एग्ज़ाम, अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो एग्ज़ाम के व्यू से ये बहुत अच्छे नोट्स आप तैयार कर सकते हो। और खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स सबसे बेस्ट नोट होते हैं, उससे अच्छा कोई नोट्स नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या ना करें। जो नियम में वही था कि हमें क्या क्या करना चाहिए, अब हम बात करते हैं क्या नहीं करें। अब एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, अगर हमारा विक्टिम बेहोश है तो बेहोशी में कुछ ना खिलाएं और ना ही पिलाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। विक्टिम बेहोश है तो ऐसा नहीं उसको पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। जबकि हम ये देखते हैं कोई बेहोश हो जाता है तो उसको चीटे मारते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट यही है कि विक्टिम को और कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लिक्विड बनाया, कुछ सूप दिला दिया, सूप पिला दिया, इस तरह के फर्स्ट एड कुछ भी नहीं खिलाएं और नहीं विक्टिम को पिलाएं। पहली चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा क्या है साथियों, विक्टिम को अकेला ना छोड़ें। अगर आप इस स्थिति देखते हो इस तरह की, या सड़क पे कोई दुर्घटना देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई अकेला पड़ा हुआ है तो उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा क्या है साथियों, हम लोग ये अधिकतर गलती कर देते हैं, अगर कोई बेहोश पड़ा है तो उसके सिर को ऊंचा कर देते हैं। तो सिर पर हम क्या कर देते हैं, सिर पर तकिया लगा देते हैं। तो ये भी कभी भी ना लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाएं वो सब मैं बता दूंगा आपको धीरे धीरे। कभी भी सिर पे तकिया नहीं लगाना चाहिए बेहोश आदमी के। क्यों नहीं लगाना चाहिए साथियों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा हृदय से होता है। हृदय से पंप का काम करता है हृदय, और यहाँ से पूरा शरीर में ब्लड फ्लो होता है। जब सिर पे आप ऊंचा कर दोगे तो ब्लड को ऊंचे सिर पे बहने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, नीचे आसानी से बह जाता है नीचे। तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना है, मरीज को बिल्कुल सीधा उसको लेटा देना चाहिए। तकिया वगैरह मरीज को नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है हमें जो देखने को मिलता है। अगर हमें कोई बेहोश मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसके चेहरे पर कभी भी पानी के छींटे मारते हैं। छींटे मारने के अलावा क्या करते हैं, उसको बेहोश आदमी के झांपट मारते हैं, उठो उठो इस तरह के। तो छींटे कभी भी नहीं मारे, उसको चपत कभी भी नहीं मारना चाहिए बेहोश आदमी को। दूसरा, वो जो मैं ऊपर बोला, पानी नहीं पिलाएं, ये हम अधिकतर करते हैं। देखो बेहोश आदमी है, उसको होश नहीं है, उसका जीभ बेहोशी में कई बार ये देखते हैं हम बाहर निकला रहता है, और उससे क्या होता है, उसका आगे बताऊंगा मैं, ये मार्ग है ना, श्वसन मार्ग, ये रुक जाता है। ऐसी स्थिति में आप पानी डाल दो तो और उसको बुरी स्थिति में डाल सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि चेहरे पर कभी भी इस तरह के थप्पड़े नहीं मारना चाहिए उसको, भाई उठो ऐसा। दूसरा, पानी नहीं छिड़कना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पॉइंट थे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, चलो इसी भी बात कर लेते हैं, पॉइंट आ गया बेहोशी पे। बेहोशी को ही नहीं करना चाहिए। देखो बेहोशी जानलेवा हो सकती है, बेहोशी में जान जा सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बेहोश व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई बेहोश व्यक्ति मिलता है तो मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखता हूँ। उसको पीठ के बल लेटाएं। बेहोश व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बेहोशी में ये क्या हो सकता है साथियों, जानलेवा हो सकती है।
बेहोशी। इसमें क्या करना चाहिए, पीठ के बल लेटाना चाहिए। पीठ के बल लेटा के क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये चेक करो कि उसकी जीभ गले के साइड तो झुक नहीं रही, इस तरह बाहर झुकी रहती है। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जीभ झुकी हुई तो नहीं है बाहर गले के साइड। ये चीज चेक करो। अगर वो झुकी हुई है तो हो सकता है उसका श्वास मार्ग बंद होगा साहब। श्वास मार्ग क्या मिलेगा, बंद हो सकता है और विक्टिम मर जाएगा इस कंडीशन में। तो सबसे पहले ये क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखो पीठ के बल लेटाओ, ये देखो जीभ उसका बाहर निकला हुआ है क्या, और अगर निकला हुआ है तो ये संभावना हो सकती है कि श्वास मार्ग बंद है, और श्वास मार्ग बंद है तो खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल सीधा लेटा देना चाहिए। बिल्कुल क्या करना चाहिए, उसको सीधा लेटा दो। और उसको कौन सी स्थिति में, मैं आपको पहले पढ़ा चुका, रिकवरी स्थिति में लेटाओ पढ़ा चुका हूँ मैं। लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट हैंड को इस तरह नीचे, और एक पैर को 90 डिग्री झुका के, मैं पहले वाले वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। ये रिकवरी कंडीशन उसको बोलते हैं, रिकवरी स्थिति। उसमें उसको लेटा देना चाहिए, और लेटा दे के मुंह को उसका मुंह में कुछ नहीं दे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसको बिल्कुल सीधा रखें और मुंह में कुछ नहीं दे। आप अगर मुंह में उसको कुछ दे दोगे तो और श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आप बिल्कुल सीधा लेटाओ और रिकवरी पोजिशन में लेटाओ, उसका श्वास मार्ग खुल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए बेहोशी कंडीशन में। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसमें काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो, प्राथमिक उपचार में ही है वो, इसका नियम नहीं है साथियों, आप नियम भी मान सकते हो उसमें। अब हम पढ़ते हैं गोल्डन हावर, इसी के अंदर आता है गोल्डन हावर्स। साथियों ये क्या होता है, सुनहरे घंटे, ये क्या, देखो अब समझो, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट आ रहे हैं इसमें। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे देश में, भारत में चिकित्सा व्यवस्था की जो आज के समय की जो तकनीक है उसमें कोई कमी नहीं है साथियों। अपोलो, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल यहाँ हैं, जो फॉरेनर इलाज कराने आते हैं सस्ते इलाज के लिए, उनको डॉलर चलता है, रुपये में कन्वर्ट हो जाता है, तो सस्ते इलाज के लिए इंडिया में वो लोग आते हैं। तो अब हम गोल्डन आवर की बात करते हैं। इंडिया में किसी भी मेडिकल कंडीशन में आज के टाइम पे कमी नहीं है, मेडिकल में अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम गोल्डन हावर को खो देते हैं, और गोल्डन हावर निकलने के बाद हम हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है साथियों कि हम वो रिकवरी नहीं प्राप्त कर पाते जो हमें करनी चाहिए। अगर आप गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपके रिकवर होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गोल्डन आवर की। साथियों मैं बात करता हूँ सिर की चोट हमारे, या हार्ट अटैक या स्ट्रोक के समय जब इस तरह कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो साथियों CPR आगे बताऊंगा, CPR देना चाहिए। या ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है, शुरुआत के 30 मिनट, इसमें क्या होता है, मरने की संभावना सर्वाधिक है। क्या होता है, मरने की संभावना इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा है। अगर कोई दुर्घटना होगी तो वो बंदा स्टार्टिंग के 30 मिनट में मर जाएगा। अगर बच गया नहीं इस कंडीशन में तो उसकी बचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्टार्टिंग जो 30 मिनट है जिसमें मरने की संभावना सर्वाधिक होती है, यही गोल्डन आवर कहलाते हैं। स्टार्टिंग के जो 30 मिनट है इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो, जितने कम समय में आप, कम से कम समय में आपको चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो गई तो आपकी बचने की संभावना अत्यधिक हो जाती है, आप क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकल जाते हो। हमने पढ़ लिया गोल्डन आवर। अब साथियों इसमें छोटी छोटी बातें भी है। इसमें क्या होना चाहिए कि थोड़ा स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे हाथ अगर गंदे हैं तो हम उससे अगर ट्रीटमेंट करने लगे तो वो गलत है। प्रॉपर दस्ताने पहन के ट्रीटमेंट करो, नहीं तो फिर और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। ड्रेसिंग करें उस चीज़ में ये ध्यान रखें, हमेशा साफ हाथों से या दस्ताने पहन के ही ड्रेसिंग करना चाहिए। बैंडेज कभी भी आप कर रहे हो तो पहले हाथ धो अच्छी तरह से। इस तरह की छोटी मोटी बातें इन जगह ध्यान रखना चाहिए। अब मेन चीज़ हम पढ़ते हैं गोल्डन आवर में, हम पढ़ते हैं CPR। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के हम देखते हुए CPR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर CPR मीन्स क्या होता है, फुल फॉर्म हम लिखते हैं,
इसका फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। नाम अटपटा है पर काम बहुत ही जोरदार है सीपीआर का। सीपीआर आप समझो, सीपीआर के बारे में बहुत ही अच्छा आपका ITI सिलेबस में ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी फर्स्ट एड के अंदर, एक गोल्डन हावर और दूसरा सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म बता दिया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इसका फुल फॉर्म होता है। साथियों आप इसको वही करें जो जानता है, अदरवाइज जो नहीं जानता वो सीपीआर मेथड को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी व्यक्ति जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी कंडीशन आपको दिखती है, सीना पकड़ के बैठा है या हार्ट अटैक जैसी संभावना है आपको दिखती है, तो उसको तुरंत सीपीआर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। देरी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वह व्यक्ति बच जाएगा, वो मौत के मुंह में नहीं जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। परंतु इसको कौन करे जिसको नॉलेज है। इसको अगर नॉलेज नहीं है तो वो इसको देने की कोशिश भी ना करें। आप एक बार सीपीआर सर्च करना यूट्यूब पे, आपको पता चलेगा सीपीआर क्या होता है। बहुत ही अच्छा मेथड है मानव जीवन को बचाने के लिए, बहुत लाभदायक है ये। इसको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसको जिसने ट्रेन पर्सन है वही कर सकता है, जिसने सीपीआर का ट्रेनिंग ले रखा है। फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड के अंदर सीपीआर का ट्रेनिंग दिया जाता है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग में सीपीआर है, तो जिसने ये कर रखा है वही इसको कर सकता है। अदरवाइज दूसरा आदमी जो नहीं जानता उसको ये हाथ में नहीं लेना चाहिए, खतरनाक हो सकता है। वैसे ये बहुत लाभदायक है अगर इसको कोई करना जानता है तो। अगला हम छोटा पॉइंट पढ़ लेते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु की घोषणा, साथियों घटना स्थल पर मृत्यु की घोषणा कभी नहीं करनी चाहिए। आप वहीं खड़े हो, आप जानते हो फर्स्ट एड आपने कर रखा है, ऑन स्पॉट मृत्यु की घोषणा नहीं करें। कुशल डॉक्टर ही ये घोषणा कर सकता है। आप फर्स्ट एड का चाहे ट्रेनिंग कर रखे हो, पर इस तरह के वहाँ अनाउंस नहीं करें कि ये मर गया। प्रॉपर डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसकी आवश्यकता है। अगर वो आ जाता है, जब हम 100 नंबर पे कॉल करते हैं, 108 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर तुरंत उसको चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए और वो ही इसकी घोषणा कर सकता है। आप इसकी घोषणा नहीं कर सकते। साथियों हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथियों आपके लाइक से हमें उत्साहवर्धन मिलता है और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकें। आपके एग्ज़ाम में सिर पर टेक्निकल हेल्पर चांस है आपके पास जॉब लगने का, और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे वैकेंसी आएगी इस विभाग में, क्योंकि अजमेर डिस्कॉम की आप हालत देख लो, नॉन टीएसपी से वैकेंसी नहीं है। जबकि अजमेर डिस्कॉम बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, कई जिले आते हैं, उसमें 9-10 जिले आ रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ भरेंगे फॉर्म? अब सब बेबू डिस्कॉम में अगर जॉब करते हैं तो लाइफ इधर निकालनी पड़ेगी उनको। तो मेरा कहना ये है कि आप वीडियो देखें, पूरी तल्लीनता से देखें, नोट्स बनाएं इस वीडियो से, कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।